इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम वित्त की दुनिया के कुछ जरूरी सिद्धांतों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि ये उलझे हुए न लगे। हमारे पास है डॉक्टर अनिल लांबा के काम से जुड़े कुछ अंश और एक वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश। डॉक्टर लांबा वो रोमांसिंग द बैलेंस शीट के लिए जाने जाते हैं, मतलब वो बैलेंस शीट को सिर्फ आंकड़ों का ढेर नहीं मानते। हाँ, वो उसे कहानी की तरह देखते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद क्या है? हम देखना चाहते हैं मुनाफा बनाम नकदी, उधार लेने की समझ, मतलब वो लेवरेज, और पैसे की अपनी लागत जैसे विचारों को जी। और डॉक्टर लांबा की नजर से कि ये सिद्धांत कैसे कारोबार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों पर असर डालते हैं। चलिए खोलते हैं इसे धीरे धीरे। कोशिश यही है कि फाइनेंस का डर थोड़ा कम हो। बिल्कुल। और डॉक्टर लांबा का नजरिया इसमें बहुत मददगार है। वो वित्त को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि इसे एक चलती फिरती कहानी की तरह समझने पर जोर देते हैं। हर आंकड़ा कुछ कह रहा है, बस उसे सुनना आना चाहिए। हाँ, तो कहानी की शुरुआत अक्सर मुनाफे से होती है। सबको लगता है भाई मुनाफा हो गया मतलब सब बढ़िया, जेब गरम। लेकिन डॉक्टर लांबा की कहानी में शायद पहला मोड़ यहीं आता है ना? ये इतना सीधा नहीं है मामला। हाँ, ये सबसे आम और कह सकते हैं सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है। देखिए, मुनाफा यानी प्रॉफिट वो तो हिसाब किताब की एक तस्वीर है, बताता है कि आमदनी खर्चों से कितनी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन नकदी यानी कैश वो असली पैसा है जो कारोबार के अंदर बाहर हो रहा है। डॉक्टर लांबा शायद इसे ऐसे समझाएंगे कि मुनाफा कहानी का, मान लीजिए, क्लाइमैक्स हो सकता है, पर नकदी वो सांसें हैं जो कहानी को जिंदा रखती हैं। अच्छा, जैसे वो जेट एयरवेज का जिक्र आता है, कागज पर तो मुनाफा दिख रहा था, लेकिन असलियत में ग्राहकों से पैसा आ नहीं रहा था, वो रिसीवेबल्स बढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल। और नकदी का गला सूखता जा रहा था। कहानी का अंत दुखद हुआ, फ्यूल नहीं मिला, जहाज जमीन पर। ये कहानी तो बैलेंस शीट पर पहले ही दिख रही होगी अगर उसे पढ़ना आता हो। सही पकड़ा, एकदम। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं है। सोचिए, एक छोटा दुकानदार, उसने मान लीजिए 5 लाख का माल उधार पर बेच दिया। उसकी बैलेंस शीट कहेगी वाह क्या मुनाफा, लेकिन अगर वो पैसा टाइम पर वापस नहीं आया तो वो अपने सप्लायर को कैसे चुकाएगा? डॉक्टर लांबा इसी फर्क को पहचानने पर जोर देते हैं, मुनाफे का भ्रम और नकदी की हकीकत। तो मतलब मुनाफा कमाना तो जरूरी है, लेकिन कारोबार की गाड़ी चलाने के लिए नकदी का पहिया घूमते रहना चाहिए, तभी शायद कैश फ्लो को किंग कहते हैं। ये सिर्फ कहावत है या वाकई इतनी अहमियत है इसकी? नहीं, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये हकीकत है। नकदी वो ऑक्सीजन है जिसके बिना कारोबार का दम घुट जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस याद है? हाँ बिल्कुल। ब्रांड बड़ा था, लोग हवाई जहाज में बैठ भी रहे थे, पर नकदी का प्रबंधन इतना बिगड़ा कि न कर्मचारियों को तनख्वाह मिली, न जहाजों में तेल भरा गया। नतीजा, इतनी बड़ी कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और यहां जो बात गौर करने वाली है वो ये कि कैसे एक मजबूत दिखने वाला ब्रांड भी नकदी के कुप्रबंधन का शिकार हो गया। और ये बात सिर्फ कारोबार पर ही नहीं, हम सब पर भी लागू होती है। मान लीजिए कोई नौकरी करने वाला इंसान है, अगर क्रेडिट कार्ड ऐसे इस्तेमाल करे जैसे कल है ही नहीं, तो महीने के आखिर में तनख्वाह तो आती है, पर बिल देखकर लगता है नकदी आई और बस हवा हो गई। फिर एक अलग ही वित्तीय तनाव की कहानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। यहीं पर वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, उसके प्रबंधन का महत्व सामने आता है। डॉक्टर लांबा इसे कारोबार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले खून की तरह देखते हैं। आपको अपनी मौजूदा संपत्ति जैसे स्टॉक है, ग्राहकों से आने वाला पैसा है, और आपकी मौजूदा देनदारियां जैसे सप्लायर्स को देना है, इनके बीच एक सेहतमंद संतुलन बनाना होता है। जैसे वो दुकानदार जिसका जिक्र किया था, दुकान माल से तो भरी पड़ी है, पर गल्ले में पैसा नहीं, सारा पैसा अलमारियों में फंसा है, स्टॉक में। सप्लायर दरवाजे पे खड़ा है और देने को नकदी नहीं। ये वर्किंग कैपिटल के बिगड़े हुए संतुलन की कहानी है। एकदम। अब आते हैं कहानी के एक और दिलचस्प किरदार पर, उधार या ऋण, जिसे फैंसी भाषा में लेवरेज कहते हैं। हाँ, लेवरेज। अक्सर लोग कर्ज के नाम से ही डर जाते हैं। हाँ, कर्ज मतलब बोझ, यही धारणा है आमतौर पर। लेकिन क्या डॉक्टर लांबा की कहानी में कर्ज हमेशा विलेन ही होता है, या कभी हीरो भी बन सकता है? यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। देखिए, कर्ज अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा, ये एक औजार है, टूल है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कहानी उस पर निर्भर करती है। लेवरेज का मतलब है किसी और के पैसे, मतलब उधार, का इस्तेमाल करके अपनी कमाई बढ़ाना। अच्छा, रिलायंस जियो का उदाहरण सोचिए।
उन्होंने बाजार से भारी कर्ज उठाया है ना, लेकिन उसे तेजी से बढ़ने वाले टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। उस उधार ने उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार करने और वैल्यू बनाने में मदद की। तो यहाँ कर्ज कहानी का हीरो बन गया। लेकिन हर कहानी का हीरो नहीं होता। भारत में कई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लिया। प्रोजेक्ट्स रुके, बिक्री नहीं हुई और वो ही कर्ज गले का फंदा बन गया। तो डॉक्टर लांबा शायद ये कहेंगे कि उधार लेने से पहले उसकी कहानी का अंत सोचना जरूरी है कि ये पैसा लगेगा कहाँ। बिल्कुल, ये देखना जरूरी है कि उधार लिया गया पैसा जिस काम में लग रहा है, क्या वो उस उधार की लागत से ज्यादा कमा कर देगा। और यहीं पर एक और अहम बात आती है जिसे डॉक्टर लांबा बहुत जरूरी मानते हैं। सिर्फ उधार के पैसे की नहीं, आपके अपने लगाए हुए पैसे की भी एक लागत होती है। इसे कहते हैं पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक मिनट, अपने पैसे की लागत ये कैसे हो सकता है? मेरा पैसा तो मेरा है, उसकी क्या लागत? ये थोड़ा समझाएंगे। इसे ऐसे समझिए, डॉक्टर लांबा कहते हैं कि हर रुपया, चाहे वो अपना हो या पराया, उसे अपनी कीमत साबित करनी होती है। मान लीजिए आपने अपनी दुकान में 10 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए। ठीक, हाँ। साल के अंत में दुकान ने आपको 4% यानी 40,000 रुपए कमा कर दिए। लेकिन अगर आप यही 10 लाख रुपए बैंक एफडी में रखते तो शायद आपको 7% यानी 70,000 रुपए मिलते, बिना किसी झंझट के। अच्छा, हाँ। तो दुकान चलाकर आपने असल में 3% कमाने का मौका गंवा दिया। ये जो 3% है, ये आपकी अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही आपके अपने पैसे की लागत है। अच्छा, मतलब वो पैसा कहीं और ज्यादा कमा सकता था। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कोई भी कंपनी या कारोबार तभी सफल माना जाएगा जब वो अपनी निवेश पर इतना रिटर्न कमाए जो उस पैसे को जुटाने की लागत से ज्यादा हो, चाहे वो लागत ब्याज हो या ये अवसर लागत। एकदम सही। अगर कोई कंपनी शेयरधारकों से पैसा लेती है या मान लीजिए 8-10% ब्याज पर बॉन्ड जारी करती है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ 6% ही कमा पाती है, तो वो असल में शेयरधारकों या कर्जदाताओं का पैसा डुबो रही है, भले ही कागज पर मुनाफा दिख रहा हो। यहीं पर निवेश पर रिटर्न यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई की कहानी सामने आती है। यानी आरओआई ये बताता है कि लगाया गया हर रुपया कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कमा रहा है। जैसे वो दुकान जो महीने का 10,000 रुपए कमा रही है, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अगर उसे खोलने में 20 लाख रुपए लगे थे तो आरओआई तो बहुत कम है। शायद वो पैसा कहीं और लगाना बेहतर कहानी लिखता। बिल्कुल, और यहीं से कहानी कारोबार की रणनीति, स्ट्रैटेजी की तरफ मुड़ती है। डॉक्टर लांबा इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि कारोबार कैसे पैसा कमाएगा। क्या वो हर चीज पर ज्यादा मुनाफा रखकर, मतलब मार्जिन रखकर कम चीजें बेचेगा, या फिर कम मुनाफे पर ज्यादा चीजें बेचकर यानी टर्नओवर बढ़ाकर कुल मुनाफा बढ़ाएगा। ये तो व्यापार का एक क्लासिक सवाल है, मार्जिन या टर्नओवर। हाँ, और दोनों रास्ते मंजिल तक पहुंचा सकते हैं अगर रणनीति सही हो। एक महंगी गाड़ियों का शोरूम सोचिए, महीने में शायद 2-4 गाड़ियां ही बिकें, लेकिन हर गाड़ी पर लाखों का मार्जिन होता है। ठीक है। दूसरी तरफ डी मार्ट जैसा सुपरमार्केट है, वहां टॉफी से लेकर टीवी तक हर चीज पर मार्जिन बहुत पतला होता है, लेकिन दिन भर में हजारों ग्राहक आते हैं। ये वॉल्यूम का खेल है। डॉक्टर लांबा शायद कहेंगे कि आपको अपनी कहानी चुननी होगी। आप कछुआ बनना चाहते हैं या खरगोश? दोनों रेस जीत सकते हैं, पर दौड़ने का तरीका अलग होगा। और अपनी कहानी को समझने के लिए एक और जरूरी आंकड़ा बताया जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या चीज है? ये वो जादुई आंकड़ा है जहां आपकी कहानी न नुकसान न फायदा पर पहुंचती है। मतलब आपको कम से कम कितनी बिक्री करनी होगी ताकि आपके सारे खर्चे निकल जाएं। इसके बाद बिकने वाली हर चीज आपको असल मुनाफा देगी। डॉक्टर लांबा इसे शून्य रेखा कहते हैं। इसे पार किए बिना मुनाफे की कहानी शुरू ही नहीं होती। अच्छा, जैसे कोई नया रेस्टोरेंट खोलता है, महीने का किराया, स्टाफ की तनख्वाह, बिजली का बिल, मान लीजिए सब मिलाकर 5 लाख रुपए का फिक्स्ड खर्चा है, और हर ग्राहक पर औसतन 100 रुपए बचते हैं वेरिएबल कॉस्ट निकालकर, तो उन्हें सिर्फ अपने खर्चे निकालने के लिए महीने में 5,000 ग्राहक चाहिए। 5 लाख भागे 100, ये जानने के बाद ही वो मुनाफे का लक्ष्य बना सकते हैं। बिल्कुल, और ये समझने के लिए फिक्स्ड यानी निश्चित और वेरिएबल यानी परिवर्तनशील लागतों का फर्क समझना जरूरी है। जैसा आपने कहा, किराया फिक्स्ड है, चाहे 1 ग्राहक आए या 1000। हाँ, लेकिन खाने का सामान वेरिएबल है, जितने ज्यादा ग्राहक उतनी ज्यादा लागत। डॉक्टर लांबा कहते हैं कि इन लागतों को समझना आपकी कहानी का बजट बनाने जैसा है। ठीक है, ये सब समझ लिया, नकदी, उधार, लागत, रणनीति, लेकिन कारोबार की सेहत पर नजर कैसे रखें,
ये जो वित्तीय अनुपात होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज, ये तो और भी डरावने लगते हैं। देखने में लगते हैं, पर डॉक्टर लांबा इन्हें कहानी के संकेतक या सिग्नल की तरह देखते हैं। ये जटिल चीजों को सरल बनाते हैं। ये आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह है। अच्छा। एक नजर में बता देते हैं कि इंजन गर्म तो नहीं हो रहा या तेल कम तो नहीं है। उदाहरण के लिए करंट रेशियो लीजिए, या आपकी अल्पकालिक संपत्ति, मतलब जो जल्दी नकदी बन सकती है, और अल्पकालिक देनदारियां जो जल्दी चुकानी है, उनका अनुपात है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये ऊपर नीचे हो तो? अगर ये रेशियो 1 से बहुत नीचे चला जाए, मान लीजिए 0.6, तो इसका मतलब है कि आपकी देनदारियां आपकी संपत्ति से ज्यादा है। यानी अगर सारे लेनदार एक साथ पैसा मांगने आ जाएं, तो आपके पास चुकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होंगे। दिवालिया होने का खतरा। ओहो। भारत में IL&FS संकट के दौरान कई NBFCs, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, वो इसी स्थिति में फंसी थी। आमतौर पर 2.1 का अनुपात सुरक्षित माना जाता है। ये रेशियो कहानी में आने वाले खतरे का अलार्म बजा सकता है पहले ही। तो ये अनुपात कहानी में छुपे हुए संकेतों को पढ़ने में मदद करते हैं। अच्छा, एक और दुविधा का जिक्र है। अक्सर तेज विकास यानी ग्रोथ और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, इसके बीच संतुलन कैसे साधें? डॉक्टर लांबा इस पर क्या कहते हैं? ये हर बढ़ते कारोबार की कहानी का एक अहम मोड़ होता है। क्या रॉकेट की तरह ऊपर जाना है या धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ना है? कई नए स्टार्टअप्स तेजी से बड़े दिखने के चक्कर में निवेशकों का पैसा पानी की तरह बहाते हैं, बिना मजबूत बुनियाद के। ये तो दिखता है आजकल। नतीजा, कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। डॉक्टर लांबा अक्सर टिकाऊ, स्थिर विकास की वकालत करते हैं, जो सेहतमंद नकदी प्रवाह पर आधारित हो। तेज दौड़ हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी कछुआ बनना ज्यादा समझदारी है। मान लिया कि ये सब समझ लिया, मुनाफा, नकदी, रणनीति, अनुपात, संतुलन, क्या फिर भी कहानी पटरी से उतर सकती है? कोई और खतरा? हाँ, बिल्कुल। अगर कहानी तो निर्देशक ही गड़बड़ करने लगे, मतलब फंड्स का कुप्रबंधन हो, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, कमाया हुआ पैसा अगर सही जगह वापस निवेश न किया जाए, तो अच्छी भली कहानी भी डूब सकती है। विजय माल्या का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। किंगफिशर एयरलाइन से जो पैसा आ रहा था, उसे शायद एयरलाइन को मजबूत करने के बजाय, कह सकते हैं, F1 रेसिंग टीम या निजी शानो शौकत पर खर्च किया गया। नतीजा, कहानी का दुखद अंत। यहां पर जो देखने वाली बात है वो ये कि कैसे पैसे का गलत दिशा में जाना पूरी कहानी को बर्बाद कर सकता है। और ये सिर्फ बड़े पैमाने पर नहीं होता। कोई छोटा दुकानदार भी अगर दुकान की कमाई से अपने लिए महंगी गाड़ी खरीद ले, जबकि उसे स्टॉक भरने की जरूरत थी, बिल्कुल, तो दुकान धीरे धीरे खाली हो जाएगी और ग्राहक लौटने लगेंगे। कहानी वही, पैमाना छोटा। इसीलिए डॉक्टर लांबा वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं। नियमित रूप से हिसाब किताब की जांच करना, ऑडिट करवाना, खर्चों पर नजर रखना। वो कहते हैं कि छोटी छोटी फिजूल खर्ची भी अगर नजरअंदाज की जाए तो लंबे समय में बड़े मुनाफे को चट कर सकती है। कहानी में अनुशासन न हो तो बिखराव तय है। और सबसे अहम बात जो शायद डॉक्टर लांबा बार बार कहते हैं और जो मुझे बहुत सही लगती है, ये सारी कहानी सिर्फ CA, MBA या बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो पैसे कमाता है और खर्च करता है ना? बिल्कुल, यही उनके काम का सार है। वित्तीय साक्षरता या वित्तीय समझ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मैनेजर या उद्यमी के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, गृहिणी, सबके लिए जरूरी है। ये जीवन जीने का एक जरूरी हुनर है, एक लाइफ स्किल है। जैसे वो उदाहरण दिया गया है एक IT पेशेवर का, जिसने अपनी कमाई का हिसाब लगाए बिना 60 लाख रुपए का होम लोन ले लिया। जब नौकरी चली गई तो EMI चुकाना भारी पड़ गया और वित्तीय संकट खड़ा हो गया। दूसरी तरफ एक और पेशेवर है जो अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से SIP में डालता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। उसने भविष्य की कहानी के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया। सही बात है। तो आज की इस पड़ताल से हमने क्या निचोड़ा? कुछ मुख्य बातें जो डॉक्टर लांबा की कहानी से निकलती हैं। 1, मुनाफा सिर्फ शुरुआत है, असली हीरो नकदी है। 2, नकदी का प्रवाह कहानी को जिंदा रखता है। 3, उधार एक औजार है, समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। 4, हर पैसे की लागत होती है, चाहे अपना हो या पराया, वो अवसर लागत वाली बात। हाँ, अवसर लागत। 5, लागत और मुनाफे की कहानी को समझना जरूरी है। और 6, ये सब जानना सिर्फ कारोबार के लिए नहीं, बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? संक्षेप में, इन वित्तीय कहानियों को पढ़ना और समझना, जैसा डॉक्टर लांबा सिखाते हैं, हमें व्यापार और जीवन दोनों में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है।
और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। इन सभी वित्तीय अवधारणाओं और कहानियों को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है, किसी व्यक्ति या व्यवसाय के लिए वित्तीय स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बैलेंस शीट के आंकड़े हैं, या इसमें भविष्य की स्थिरता, मन की शांति और शायद जीवन के बड़े उद्देश्य भी शामिल हैं? ये कहानी सिर्फ नंबरों की है या उससे कहीं ज्यादा गहरी है? इस दिलचस्प पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।